देखिए, जब भी सेशन स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है, सेशन जब स्टार्ट होगा उसी टाइम पे क्या करता है माध्यमिक शिक्षा, कम इन हो सब बंद भी कर देना गेट। सेशन स्टार्ट करने से पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल जो है, ठीक ना, सबसे शुरुआत में, ठीक है, समस्त विषय के जितने भी विषय चलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, समस्त विषय का एक पैटर्न जारी करता है, ठीक ना, कि आपको क्या क्या पूरे एनुअल में पढ़ना है, मतलब पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में आपकी तिमाही छमाही में पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें पहले से जारी की जाती हैं। साथ में एनुअल का भी जारी कर दिया जाता है, ठीक है, ये अप्रैल में ही जारी हो गया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेम चीज़ 11th के लिए भी है, मतलब कि 9th to 12th सभी के लिए यही चलता है, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना है, कहाँ कैसे क्या पूछना है, सारी चीज़ें। 80 नंबर का तुम्हारे पास भाषा जो है, भाषाओं में से जो लैंग्वेज के कोर्स हैं, ठीक ना, यानी कि आपके सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज जो सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके पास आएंगे हिंदी और आपका आएगा इंग्लिश। वैसे उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी सब कुछ आता है, लेकिन अब चूँकि हिंदी और इंग्लिश वाले हो आप लोग, तो यहाँ पे पहले बता दिया जाता है कि भैया हम आपसे 80 नंबर का पेपर रखेंगे और उस 80 नंबर में हम आपसे क्या क्या पूछेंगे, ठीक है। तो 80 नंबर में जो पूछता है, पूछने का काम वो चालू करता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, हाँ, लेकिन एक चीज़ ये विशेषता थोड़ी सी पता होना चाहिए कि हम शब्द सीमा को ज़रूर ध्यान रख के चलें ना। तो हालांकि मैं एक बार शायद किसी में बताया भी था, समझाया भी था शायद, या फिर एक वीडियो भी जारी किया था, बताया था उसमें कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। 80 नंबर का पेपर शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। OBJ आप रट डालिए पूरे 32, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके। 80 नंबर में पता है पास होने के लिए कितना चाहिए, ठीक ना, 80 नंबर में पास होने के लिए मिनिमम आपको 28 नंबर चाहिए, ठीक है, सिर्फ 28 नंबर में आप पास हो जाते हैं, ठीक, जिसमें से 32 ऑब्जेक्टिव आता है। अगर 32 ऑब्जेक्टिव आता है, इसका क्या मतलब है कि भैया आप 32 तो पहले 32 अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए ना, तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिव के दम पे पास हो जाएंगे। पूरे पेपर का 40% भाग ऑब्जेक्टिव कहलाता है, 40% ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब जब 40% ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, इसीलिए हम पास नहीं होते। जो लोग फेल हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब तुम ऑब्जेक्टिव तक अच्छे से नहीं पढ़ के आए, मतलब बहुत घोर लापरवाही की हो, थोड़ी बहुत भी नहीं, अति लापरवाही की श्रेणी में आ गए। फिर 32 नंबर का तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव है, 2-2 अंक के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना, 2-2 अंक के आपके में 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 दाम 20। अब ये इनको लिखने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो कम से कम 30 शब्द में मेंटेन करना है, ठीक ना, मतलब आपको पढ़ना है और अपने हिसाब से 30 शब्द में मेंटेन करके लिखना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर 30 शब्द में नहीं हो सकते हैं, जैसे मान लो आ गया कि किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम बताइए और उनके रचनाकारों के नाम बताइए, वो तो 30 का नहीं हो सकता ना, लेकिन बाकी तो हो सकते हैं। फिर 3-3 के 4 क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, तो वो तुम्हारे पास 3 चौको 12, इसके लिए कम से कम आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, मिनिमम 80 शब्दों में आप लिख के रखें, ठीक। 3-3 अंक के क्वेश्चन और 4-4 अंक के क्वेश्चन जो रहते हैं, 4 चौको 16, इसके लिए कम से कम 120 शब्द आपको मेंटेन करना है, ठीक। मतलब शब्दों की समय सीमा का भी खेल होता है, ठीक है। अगर आप शब्दों की समय सीमा को ध्यान नहीं देंगे, तो इसका साफ मतलब है कि आप नंबर उतने अर्जित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे खासे नंबर चाहिए, तो शब्द को मेंटेन करना है, शब्द सीमा ध्यान रखना है और बिल्कुल लीगल आंसर देना है, ठीक है। अनलीगल नहीं देना है कि वो पूछ कुछ और रहा है, आप बता कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो लीगल टाइप में बिल्कुल आंसर होना चाहिए, ठीक है, उसी का आपको नंबर मिलता है, ठीक। और अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो टोटल आपके पास कितने नंबर हो गए, 80 नंबर हो गए। अब इसमें से भी एक प्लान बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि भैया 80 नंबर का जो पेपर हमारा बन रहा है, तो 4 नंबर और 3 नंबर से तो अंक निकालना बहुत नॉर्मल है, 4 अंक से, और इससे निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। भाई आप 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ऐसे हिंदी ऐसा विषय है कि तुम इसमें जितना ज़्यादा 80 में से 80 भी तुम ला सकते हो, ठीक ना, मतलब कि, लेकिन हाँ जब प्रॉपर जब पता रहेगा तब, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोच ली तो 80 में 80 आ गया, ठीक। ये आप 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल रेडी पता होना चाहिए, ठीक ना, बिल्कुल प्लान तैयार होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है। आप रट लीजिए एक तरफ से आवेदन पत्र, लिखने का तरीका फॉर्मेट पता होना चाहिए, 2-4 आप देखिए पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। निबंध आपके पास एक आना ही आना है। निबंध में पता है हिंदी साहित्य का अपने आप को तुम लोग साहित्यकार समझने लगते हो, ठीक ना, ये सोचते हो कि हम पेपरे में जाके निबंध लिखेंगे,
ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक ना। क्योंकि फिर वहाँ पे जब बैठते हो ना तो उटपटांग लिखते हो, फिर शब्दों को महत्व नहीं समझते हो। सब पता है तुम लोग जब लिखने बैठोगे ना तो शब्द ही नहीं मिलेंगे, क्या लिखें क्या ना लिखें। ठीक, सोचिए 120 शब्द में लिखना है, 120 शब्द में। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए किसी एक टॉपिक का आ गया, मान लेते हैं इंटरनेट के बारे में आ गया थोड़ी देर के लिए, कि आज की आवश्यकता इंटरनेट के बारे में आ गया, कि चलो भैया इंटरनेट के बारे में लिख के बताओ। ठीक है, तो जब तुम इंटरनेट के बारे में लिखोगे तो आप नॉर्मल सोचो कि पहले तो आपके पास रहेगा रूपरेखा सहित लिखना पड़ता है। तो आप पहले जब बनाएंगे रूपरेखा बनाएंगे, तो रूपरेखा में जो आप टॉपिक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए रूपरेखा में आपने बनाया प्रस्तावना, फिर दूसरे नंबर में बताया आपने इंटरनेट क्या है, फिर इंटरनेट के क्या होने के पश्चात तुम्हारे पास इंटरनेट से लाभ हानि, इंटरनेट का उपयोग, ठीक है, इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से हानि, इंटरनेट का उपयोग, ठीक ना। फिर उसके पश्चात इंटरनेट का दुरुपयोग वगैरह जो भी आपको निकालना है, आप 5 से 6 टॉपिक पहले से पढ़ के रखिए, उनके बारे में भी पढ़ लीजिए। और अगर आप 6 टॉपिक भी अगर आप निकाल लिए और एक टॉपिक के बारे में 20 शब्द भी लिखे, मतलब 2 से 3 लाइन भी अगर आप लिखे, मिनिमम 3 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, तो आपके पास क्या 6 में 20 शब्द भी आप लिख रहे हैं, बीच का 120 शब्द नहीं हो रहा है कि 120 शब्द पूरे हो गए, ज़्यादा ही हो जाएंगे, कम कभी नहीं हो सकता। और पहले से इंस्ट्रक्शन है कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ 120 शब्द में लिखना है, मतलब 120 शब्द से प्लस में लिखना है, इतना भी नहीं लिखना है कि आप बहुत ज़्यादा रेंज में पहुँच जाएँ, क्योंकि आपको टाइम भी मेंटेन करना है 180 मिनट। तो ये था। अब उसके पश्चात अगर हम बात करें, ठीक, तो पहले से आप कुछ निबंधों के टॉपिक्स देख के रखिए कि हमारे पास क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं टिक कर दूंगा, बता भी दूंगी, तुम ये पढ़ के जाओ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद 4 नंबर में तुम्हारे पास एक आता है लेखक परिचय, ठीक है, सॉरी लेखक परिचय नहीं आएगा, 4 नंबर के लिए तुम्हारे पास बनाता है फिक्स है ये, ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या 2 ठो आएंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और ये आता ही आता है। ठीक है, एक रहेगा गद्य से और एक रहेगा पद्य से। ठीक है, एक तो कविता वाला का रहेगा और एक तो तुम्हारे पास कहानी वहानी के रहेंगे, जो मुश्किल से 4-4, 5-5 पार्ट हैं, सिर्फ 4-4, 5-5 पार्ट हैं। ठीक, अगर आप चाहें तो कितने आसान तरीके से उठा सकते हैं। ठीक, मतलब आप पढ़िए उसी को, वो आता है ना संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और इसका 2-4 पार्ट शुरुआत का पढ़ लीजिए, इन्हीं में से आना है। 4-4 अंक के ये पूरे का पूरा प्लान आपका रेडी हो जाता है कि हाँ क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या पूछा जा सकता है, बस इतने ही पूछेगा। ठीक, और ये रखा है नंबर है कि अगर आप अच्छे से पढ़ डालें तो रखा हुआ नंबर है। 3-3 नंबर में अगर हम देखें तो 3-3 नंबर का भी प्लान रेडी होना चाहिए। 4 क्वेश्चन आना है तो इसलिए मैं 4 निशान लगा दिया। 12 अंक का बनाएगा। एक आपके पास रहेगा लेखक परिचय भैया, एक रहेगा आपके पास कवि परिचय, रट लीजिए। लेखक परिचय कवि परिचय पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, 2 रचना, भावपक्ष, कल्पक्ष, साहित्य में स्थान, सब A to Z, रचनाएं छोड़ के लगभग A to Z सब 19-20 का फर्क नहीं, सब एक जैसे रहता है। ठीक, एक इसमें आता है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आएगा जिसको हम पैसेज कहते हैं, उसी में ढूंढ के उसी में लिखना। और एक आता है आपके पास विज्ञापन लेखन, यानी क्या रहेगा, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, ठीक है, अनुच्छेद लेखन, ये तुम्हारे पास बनता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में यही है। तो ये हमारा 3-3 का कंप्लीट, ये हमारा 4-4 का कंप्लीट। अब ऑब्जेक्टिव हम पढ़ डाले तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव प्ले चाहे बोध उठाइए चाहे अध्ययन उठाइए, पूरा सब टॉपिक बाय टॉपिक उसमें बना हुआ है। ठीक है, और आपको उसको पढ़ना है। अब मेन रह गया 2-2 नंबर के क्वेश्चन की, 2-2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये तुम्हारे पास 10 ठो क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो 10 क्वेश्चन में से 3 जो यानी 4 ठो कुल मिला के, जैसे एक गद्य, पता है एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन। ठीक है, जो आपकी एक बुक है ना, कौन सी बुक है आपकी में हिंदी में, आरोह भाग 1, आरोह भाग 1 के गद्य खंड से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, जो 5 से 6 पार्ट है उनमें से एक प्रश्न बनेगा, सिर्फ एक प्रश्न। और गद्य खंड से भी पूरे गद्य खंड से एक प्रश्न रहेंगे, तो 2 प्रश्न वो हो गए। ठीक है, तीसरा आपके पास कहाँ से आएगा, एक और आरोह के बाद और कौन सी बुक है, बितान, बितान भाग 1 से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, तो 3 हो गए। एक तो माध्यम और अभिव्यक्ति नामक भी बुक होगी, तो 4 क्वेश्चन वो बन गए। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बुक से केवल 4 क्वेश्चन। तो अब हमारे पास 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब वो 6 क्वेश्चन आते कहां से, तो वो 6 क्वेश्चन यहां से आते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा प्लान 3 घंटे का बना है, ठीक है, कि मतलब 3 घंटे में आपको 3 घंटे का पेपर रहेगा। और पढ़ना क्या क्या रहता है, पहले यूनिट से, मतलब कि देखो आरोह भाग 1 के काव्य खंड से 17 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और 17 नंबर का पूछेगा, इसका साफ मतलब है कि 6-7 ऑब्जेक्टिव, मतलब कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेंगे। ठीक है, 5-6 ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है, मतलब कन्फर्म है, ज़्यादा ही बनता है, कम नहीं बनता है। ठीक,
ये तुम्हारे पास पाठ का नाम था। अब देखो पद्य साहित्य के इतिहास से, अब पद्य साहित्य का इतिहास जो तुम 9वीं और 10वीं में पढ़े हो ना, उसका पूरा पूरा पूछता है, ठीक ना। जैसे पद्य साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी पद्य साहित्य को कितने भाग में डिवाइड किया गया, नाम और समय सीमा बताइए, ठीक ना। फिर अब देखो यहाँ पे खुद बताया है ना कि हम तुमसे कवि परिचय पूछेंगे, तो कवि परिचय कितने नंबर के लिए है, 3 नंबर के लिए है। पद्य साहित्य के इतिहास में पता है तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पद्य साहित्य के इतिहास में मतलब कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भाग में विभाजित किया गया, नाम समय सीमा लिखिए। तो जैसे पहले नंबर में आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, फिर क्या है भक्तिकाल, फिर क्या है रीतिकाल, फिर क्या है तुम्हारे पास आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक ना। तो 6 पार्ट में तुम्हारे पास आता ना, छायावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, नई कविता है, ठीक ना, और एक तुम्हारे पास भारतीय हिंदू युग है वगैरह वगैरह, देख लेना, ठीक ना। वो 5-6 उसमें बने हैं। इनका क्वेश्चन कैसे जनरेट करता है, जैसे मान लो छायावाद, तो छायावाद के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, ठीक ना, 2 नंबर का आएगा, किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए, छायावाद की 2 विशेषता लिखिए, ठीक ना। अब मान लो आ गया तुम्हारे पास हिंदी, ये ऐसे सभी के छायों के 2-2 आपसे बनना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास जैसे मान लो हिंदी में पूछ लिया कि भैया पद्य साहित्य के मतलब कि सॉरी, जैसे मान लो पूछा भक्ति काल की 2 विशेषता बताइए, या भक्ति काल को कितने भाग में विभाजित किया गया, नाम बताइए। तो तुम्हारे पास भक्ति काल को 2 में डिवाइड किया गया, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। कभी कभी पूछता है कि सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में अंतर बताइए, ठीक। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ठीक है। कंडीशंस पूछता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से क्यों जाना जाता है, रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बनाता है, लेकिन पढ़ाना समय पड़ेगा पूरा। अगर तुम यहाँ कंप्लीट किए रहते हो ना, तो सेम चीज 12वीं में है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई समस्या नहीं होती है। देखो 4 नंबर का ये भावार्थ दिया है। भावार्थ में देखो संदर्भ प्रसंग, भावार्थ मतलब व्याख्या, और काव्य सौंदर्य भी उसके नीचे लिखना पड़ता है, ठीक। फिर काव्य बोध सेशन जो बना है, ये तुम्हारे पास परीक्षा देने बोध में होगा, लास्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, वहीं से पूछता है। कुछ चीजें आपको एडिशनल भी पढ़नी पड़ती हैं। अब देखो काव्य बोध वाला जो तुम्हारा चैप्टर है, तो काव्य बोध वाले चैप्टर से तुम्हारे पास कितने नंबर का आना है, 9 अंक का आना है। और 9 अंक का आएगा तो देखो हमको पढ़ना क्या है, काव्य के भेद में प्रबंध और मुक्तक काव्य सब पढ़ना है। अब यहीं से पेपर में क्वेश्चन बनाता है कि किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम बताइए और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। खंड काव्य का नाम बताइए, रचनाकारों का नाम लिखिए, ठीक। उसके बाद रस के बारे में पूछ सकता है, तो रस तुम्हारे पास अगर बात करते हो, देखो परिभाषा, अंग, प्रकार, उदाहरण सहित पूछ सकता है। भाई 9 रस हैं, 9वीं से पढ़ रहे हो आप, ठीक है, 9वीं 10वीं में पढ़े। अब 11वीं में भी है वही चीज़, रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए, ठीक ना। स्थायी भाव विभाव में अंतर बताइए, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर बताइए, विभाव अनुभाव में अंतर बताइए, 2-2 पूछता है। वीर रस उदाहरण सहित समझाइए। अलंकार क्या है, अलंकार का परिचय में देखो वक्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण और विशेषोक्ति अलंकार के बारे में पूछेगा। छंद के बारे में पूछता है, रोला और मुक्तक छंद के बारे में पूछता है। गजल क्या है, शब्द गुण क्या है, परिचय, बिंब विधान क्या कहलाता है, इनके बारे में पूछता है। ये तुम्हारे पास 9 नंबर का, यहां से ऑब्जेक्टिव भी आना है, 5-6 ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक ना, कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक ना। ये 8 नंबर का है क्या, 9 नंबर का है, ठीक है। तो ये मान लो कि कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक। फिर सेम पैटर्न पे अगर हम चलते हैं आरोह भाग में, तो आरोह का तुम्हारे पास क्या, गद्य खंड सेशन से क्या पूछता है, 17 नंबर का यहाँ से भी आएगा। पद्य से भी है, देखो वहाँ पद्य से भी 17 का, यहाँ से भी 17 का। ये पार्ट के नाम है, ठीक ना, आपके पार्ट के नाम है कि भैया हमको ये पार्ट पढ़ना है। यहाँ के पार्ट से कोई एक क्वेश्चन रहेगा पूरे पार्टों में से, लेकिन ऑब्जेक्टिव खूब सारे रहते हैं, ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता बीच बीच का। गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियां, गद्य की विधाएं, विधाओं में कौन कौन सा, कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक, निबंध और एकांकी, इनके बारे में। जैसे मान लो आ गया, मान लो पेपर में आ गया कि प्रेमचंद के अनुसार कहानी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो 2-4 का नाम आपसे याद होना चाहिए। जब 2-4 का नाम आपसे याद रहेगा तब ना आप परिभाषित करेंगे, नहीं तो परिभाषित कैसे कर पाएंगे, ठीक। तो इस केस में गेट बंद करो। अगर कल से लेट आए ना तो भगा दूंगा, गधे। अब देखो मान लो क्वेश्चन बना रहा है कि किन्हीं 2 कहानियों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम बताइए, ठीक। तो 2 कहानी के नाम, अब मान लो क्वेश्चन बना रहा है कि आपको प्रेमचंद के अनुसार पर बताइए कि प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है, ठीक। तो 2-4 राइटरों के नाम के मतलब 2-4 जो फेमस है ना, उनके अनुसार कहानी वहानी की डिफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक ना। और यहीं से बनता है कहानी उपन्यास वगैरह में अंतर वगैरह, ठीक ना। इन्हीं में से गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, जिसमें कहानी, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, व्यंग वगैरह वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें एक तो लेखक परिचय पूछेगा, व्याख्या बारे में वही 4 नंबर का आ जाएगा। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न जो रहेंगे वो तो मान लीजिए पूछे जाएंगे। फिर देखिए 12 नंबर का आएगा भाषा बोध से, भाषा बोध से 12 अंक का।
शब्द में पढ़ना है, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और निपात शब्द। इन्हीं को 3 के बारे में पूछे कि क्षेत्रीय शब्द क्या उदाहरण दीजिए, तकनीकी शब्द क्या उदाहरण दीजिए, निपात शब्द क्या उदाहरण दीजिए। शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति में तुम्हारे पास परिचय में प्रकार, मतलब शब्द शक्ति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ सकता है। अब शब्द शक्ति में मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन ये क्रिएट कर रहा है कि भैया शब्द शक्ति में कौन कौन से हैं, व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। किसी एक के बारे में पूछ लिया कि भैया व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से ही समझाइए, ठीक, तो आपको वहाँ पे पूरा पढ़ के रखना है। वाक्य परिचय प्रकार, अर्थ के आधार पर भी और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो शब्द युग्म एवं उनके प्रकार, शब्द युग्म क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं उनको परिभाषित करने के लिए आता है। बीच बीच का नाम दे के पूछ लेता है कि भैया शब्द युग्म क्या क्या है, आपको पढ़ना है। फिर शुद्धिकरण आता है, वाक्य में परिवर्तन, वाक्य को शुद्ध करने के लिए आता है। और परिवर्तन भी आता है कि मतलब प्रश्नवाचक है तो उसको आप क्या कर दीजिए, साधारण में बदल दीजिए, साधारण वाले को प्रश्नवाचक में बनाइए, विस्मयादिबोधक में बनाइए, वगैरह वगैरह। लोकोक्ति मुहावरा भी आपको प्रयोग करने के लिए देता है, साथ में अंतर आता है कि लोकोक्ति मुहावरे में अंतर लिखिए। राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इसके बारे में पूछता है आपसे कि राजभाषा क्या, राष्ट्रभाषा क्या, इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए 3 नंबर के लिए जो मैं बता रहा था, भाव पल्लवन। भाव पल्लवन में जैसे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ठीक ना, ऐसे करके भाव पल्लवन करवाता है। सार संक्षेपण के बारे में पूछता है, सार संक्षेपण क्या, इसकी विशेषताएं लिखिए। यही 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। वहाँ पे मैं 2-3 ही शब्द लिखा था, ये भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, ठीक ना, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आप बितान में आइए। बितान में आपके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से 7 नंबर का आएगा। 5 ऑब्जेक्टिव, 1 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक कि ये ध्यान रखना है कि भारतीय, जैसे ये पेपर में आता भारतीय गायकों के बेजोड़ जो लता मंगेशकर हैं, ये चैप्टर किसने लिखा है, ठीक है, वही थोड़ी ना लिखे कि अपने नाम से लिख दी है, ठीक ना। राजस्थान की रजत बूंदों को किसने लिखा है, ठीक ना। आलो आधारी किसने लिखा है, भारतीय कलाओं के बारे में किसने लिखा है। तो यहाँ से भारतीय कलाओं से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और एक तो ये लता मंगेशकर से बनता है। कुआं कुई में अंतर वगैरह यहाँ से भी बीच का पूछता है, ठीक ना, अच्छे से पढ़े रहना सब, ठीक। 7 नंबर में 5 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक कोई क्वेश्चन। माध्यम में व्यक्ति जो आप लिखो, मतलब बुक मिली है उससे 7 नंबर का क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव, 1 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर क्वेश्चन। ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, कि माध्यम व्यक्ति नामक में जनसंचार और माध्यम से, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, सृजनात्मक लेखन में डायरी लिखने की कला और कथा पटकथा, व्यवहारिक लेखन, कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया, ठीक ना। बायोडेटा किस प्रकार तैयार किया जाता है, रोजगार संबंधी आवेदन लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है पूछता है। कोर्स एक परिचय, ये इन्हीं में से बनाएगा। छोटा सा क्वेश्चन जनसंचार से काफी पूछता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की विशेषता लिखिए, इंटरनेट के दोष लिखिए। आप यहाँ अगर इंटरनेट के बारे में जनसंचार के माध्यम में पढ़ लेंगे ना, तो आपको निबंध में भी अगर आता है ना, तो वहां पे भी लिखने में आसानी होगी, ठीक है, काफी आपके पास शब्द रहेंगे। देखो अपठित गद्यांश में अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर का है। अपठित गद्यांश का मतलब तुम्हारे पास पैसेज 3 नंबर का रहेगा। पत्र लेखन अगर हम बात कर रहे हैं तो औपचारिक अनौपचारिक मतलब वही तुम्हारे पास 4 नंबर का रहेगा। और निबंध लेखन देखो 4 नंबर का रहेगा, जो मैंने बताया कि 4 नंबर के रहेंगे। तो 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इन्हीं से पूरा फ्रेम करके पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहा तो मैं टॉपिक्स बाय क्वेश्चंस, टॉपिक भी बता दूंगा, क्वेश्चंस भी बता दूंगा, कि लिखा भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक। लेकिन वो संडे को फिर अपन देखेंगे, जिस दिन छुट्टी पड़ेगी उस दिन देखेंगे, ठीक है। ये तो था तुम्हारा हिंदी। अब साथ में हम देखते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक ना। देखो इंग्लिश में भी तुम्हारे पास 24-25 सेशन का, ठीक ना, कि इंग्लिश में तुमसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा पता है समस्या क्रिएट करते हैं लड़के इंग्लिश में, ठीक ना, उनको इंग्लिश भारी दिक्कत लगती है, ठीक ना, और लगेगा भी क्योंकि शुरुआती दौर से पढ़ा नहीं गया है, ठीक ना, इसकी वजह से उनको समस्याएं जाती है। हिंदी मीडियम के समस्त स्टूडेंटों को लगभग समस्या जाती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनका बेस ही इंग्लिश का होता है शुरुआती दौर से। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में अपन को देखना है, ठीक ना, पढ़ना है और अच्छे से भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अब उससे भागें अब है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अंग्रेजी में अब तुमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास पेपर आना है कितने का, 80 का। 80 नंबर के पेपर में, ठीक ना, पास होने के लिए सेम चीज़ हर एक में वही चीज लगता है। जितने भी 80 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है, उन समस्त में 80 नंबर में तुम्हारे पास, ठीक, पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 28 नंबर चाहिए। मतलब 28 नंबर पासिंग है, ठीक है, कि आप 28 नंबर अगर आप आ रहे हैं तो 100% कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 28 नंबर पासिंग तो है, लेकिन अगर आप तिमाही चमाही में बैठे नहीं है पेपर देने, अब आप 28 नंबर पा रहे हैं,
ठीक है, तो आप फेल की श्रेणी में जाएंगे, क्योंकि जब उसका परसेंटेज निकलेगा ना 80% तो नंबर घट जाएंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि सिर्फ 28 नंबर से हमारा कल्याण मस्तु नहीं होना है, ठीक ना, मतलब एक्स्ट्रा नंबर भी हमको चाहिए। भाई आप अगर तिमाही छमाही, मान लो तिमाही छमाही में बैठे हो, ठीक है, और तिमाही छमाही में बैठे तो 1-2% अगर अच्छे खासे नंबर है तो मतलब 2-3% हम उठा लेते हैं तिमाही से, 2-3% उठा लेते हैं छमाही से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब होगा तो लेवल में आ जाओगे तुम, लेकिन फिर भी सिर्फ 28 नंबर पास ही, तो मतलब 28 नंबर को नहीं टारगेट करना है, कम से कम आप टारगेट करिए 50 नंबर तक हम खींचें, ठीक है, पास होने वाले। बाकी तो उसके लिए तो सब पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें भी 32 ऑब्जेक्टिव आना है। अच्छा, इसमें आना क्या क्या और हमको पढ़ना क्या क्या चाहिए, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। देखो 3 घंटे का टाइम रहेगा तुम्हारे पास, और 3 घंटे में तुमको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, 3 घंटे, और करना क्या है, पहले नंबर में आता है पैसेज। ठीक है, मतलब कि पहला सेक्शन जो है वो 14 नंबर का आएगा, ठीक है, 14 अंक में रहेगा तुम्हारे पास, जिसमें हम रीडिंग स्किल्स कहते हैं। मतलब आप रीडिंग स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, आप पढ़ें और पढ़ के क्या आप आंसर ढूंढ पा रहे हैं, मेन पॉइंटों को उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, वो आपकी रीडिंग स्किल्स है। ठीक है, और रीडिंग स्किल्स में 14 नंबर का पूछता है, एक अनसीन पैसेज 10 नंबर का आता है, और सीधे एक नोट मेकिंग आता है, जिसमें टाइटल और नोट से लिखना होता है, आपको टाइटल और नोट से लिखना है। ठीक है, अच्छा, इस केस में 10 नंबर और 4 नंबर मिलकर 10-4 कितना हुआ, 14 अंक का तुम्हारे पास बन जाएगा। और जब ये 14 अंक का तुम्हारे पास बना तो इसका क्या मतलब हुआ, जब 14 अंक का तुम्हारे पास ये बन रहा है तो 10 अंक में 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसी को हम ऑब्जेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं ना। यहाँ पे 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन पैसेज जैसे सब मिला के रहता है, पैसेज वगैरह सहित रहता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और 4 नंबर का तुम्हारे पास नोट्स मेक एंड समरी रहेगा, ठीक ना, मतलब नोट्स और टाइटल बस रहेगा, समरी लिखना बंद हो गया इस टाइम पे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास 10 नंबर का शुरुआत में रहेगा। अच्छा, 10 नंबर का पैसेज कहाँ से आना है, तो हम कुछ पैसेज मतलब हम आपको बता देंगे और लिखा भी देंगे हम कि उसके आंसर से ये हैं और उसके क्वेश्चन से ये आएंगे। तो लगभग मान लीजिए कि 10-12 तो भी, अगर 15, लगभग 15 के रेंज में मैं बता दूंगा आपको। और कुछ आप परीक्षा बोध या अध्ययन से देखिए, अध्ययन ज़्यादा बेस्ट रहता है थोड़ी से। तो अगर आप अध्ययन से देखेंगे ना तो अध्ययन से भी पैसेज उड़ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी अध्ययन वाले जो पैसेज कई साल से आए हुए होते हैं ना, तो अध्ययन में रहता तो उससे उड़ जाते हैं। तो हम पैसेज जरूर 10 नंबर का पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे, पढ़ने से हमारा ये रहेगा कि हमको कंफर्म रहेगा कि उसके आंसर्स क्या हैं। नहीं तो पता है आप ढूंढ ही नहीं पाते हैं, वहाँ पे आपको आंसर, सही आंसर मिल ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक, तो पहले से आप इन एडवांस में आपको तैयारी करके रखना है कि हमारे पास जो 10 नंबर का पैसेज आना है, उस पैसेज को हम पहले से ही रेडी करके रखें। ठीक है, और पहले से जब हम रेडी करके रखेंगे तो वो हमारे आंसर्स बिल्कुल क्या रहेंगे, कंफर्म रहेंगे, तो हमको समस्या नहीं होगी, दिक्कत ही नहीं होगी। नोट्स मेक वाला तो आप लगभग बना ही लेते हैं नोट्स मेकिंग का, है ना, तो इससे भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, ठीक ना, ये 14 नंबर तो आपके कंप्लीट हो गए। अब बात आती है आपके पास किसके बारे में, सेक्शन बी में आप जब पहुंचते हैं। तो सेक्शन बी में जब आप पहुंचते हैं तो इस केस में चलिए हम पूरे उठा वो कर लेते हैं। देखो पैसेज कंप्लीट हो गया, नोट्स मेक का कंप्लीट हो गया, 14 अंक कंप्लीट हुआ। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 3 में वो जो नंबरिंग लिखा है ना, वो क्वेश्चन है लिखा, 15 तो प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर का नहीं बनता है, 15 प्रश्न बनेंगे। जो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर है, 3 टॉपिक में से कोई 2 आते हैं, ऊपर नीचे अथवा सहित आते हैं। आप 3 में से कोई 2 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एक टॉपिक कोई छोड़ दीजिए, जो भी मन में आए छोड़ दीजिए। देखो, या तो नोटिस आएगा तो उसके साथ हमें एडवर्टाइजमेंट होगा, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो पोस्टर होगा। अगर नोटिस छोड़ रहा है तो ये दोनों अथवा में रहेंगे। अगर ये मान लो पोस्टर छोड़ दिया तो ये दोनों रहे, अगर मान लो यही छोड़ दिया तो ये दोनों रहे, इसको छोड़ दिया तो इन दोनों रहे, मतलब घूम फिर के अथवा में 2 ही बनेगा। तो एक ठो में मेहनत करने से अच्छा है, ठीक है, छोड़ दो, एक मेहनत करने मतलब तीनों में मेहनत करने से अच्छा है फिलहाल अभी कि हम 2 ठो में मेहनत कर लें। और अगर आप मेरे से सजेस्ट करेंगे तो मैं 2 में 3 में से किसी को भी आप तैयार कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि हम तीनों में से किसी एक को हम क्या कर लें, मतलब किसी 2 को हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। पोस्टर पूरा बनना चाहिए और एडवर्टाइजमेंट पूरा बनना चाहिए, जिससे क्या हो जाए कि हमारे 4 अंक का आता है, 4 अंक हमारे कहीं भी न जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश करना और थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखाना है, मतलब कोई देखे तो लगे कि हाँ आपने ठीक बनाया है। ठीक, लेकिन पूरा अट्रैक्टिव दिखाने के चक्कर में 3 घंटा ना सजा डालना उसी में, है ना, कि बाकी पेपर ही छूट जाए सब। फिर लेटर राइटिंग में आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल आता है।
मतलब एक आवेदन पत्र तो कन्फर्म रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, और एक तुम्हारे पास लेटर यानी पत्र रहेगा। तो या तो तुम पूरा एप्लीकेशन पढ़ डालो या तो फिर पूरा तुम लेटर ही पढ़ डालो, जो तुमको करना है। चाहे तो पूरा फॉर्मल कंप्लीट कर लो, चाहे पूरा इनफॉर्मल कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि भैया उसमें जो है आपके पास क्या पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो अपनी ऊपर रहेगा तो अथवा में रहेगा, तो दोनों में से किसी एक को आप लिख देना। ठीक है, तो दो में से कोई एक अच्छे से रेडी कर लो, लेकिन जो भी करना पूरा पूरा रेडी करना, आधा नहीं कि आधा हम इसको आधा हम उसको, आधा इसको आधा उसको। ठीक है, या फिर दोनों आप पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, पर मेरे हिसाब से जब अथवा रहता है तो कोई एक चीज़ आप पूरा कंप्लीट करिए, A to Z कंप्लीट कर लीजिए। ये सिर्फ नंबर कलेक्टिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप कभी पढ़ाई ना करिए दोनों। ठीक ना, पूरा आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहें पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, ये भी 4 ही नंबर का आना है। अच्छा, 4 अंक किसके पता है? लिखने का मिलता है। लिखने का 4 अंक मिलेगा कैसे कि क्या आपने ऊपर सेंडर्स एड्रेस, ठीक ना, रिसीवर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, ठीक ना, बॉडी कंपोजिशंस कैसे मेंशन किया है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का नंबर मिलता है। शुरुआत का 1 नंबर रहता है, बीच का 2 नंबर रहता है, लास्ट का 1 नंबर रहता है, उससे नंबर कलेक्ट होते हैं। ये लॉन्ग कंपोजिशन में आपके पास, अब देखो अगला क्वेश्चन 5वें नंबर में लॉन्ग कंपोजिशन आता है, जिसमें लड़के दिमाग लगाए रहते हैं। ठीक ना, सभी समस्त बच्चे दिमाग लगाए रहते हैं कि इसमें निबंध जरूर आएगा। ठीक ना, निबंध नहीं आता है। ठीक ना, ऐसे आना बंद हो चुका है। ठीक ना, 2-3 साल से ऐसे नहीं आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल आता है, ठीक है, रिपोर्ट आता है, स्पीच आता है, डिबेट आता है और पैराग्राफ आता है। ठीक है, ये आते हैं लिखने के लिए। अच्छा, इसके लिए जो आर्टिकल्स या फिर रिपोर्ट वगैरह आता है, ये पैराग्राफ लिखने के लिए आता है। तो इनमें से देखो 2, 2, 4, 5 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ जरूर आता है, जिसके अंतर्गत जैसे आर्टिकल आ गया, रिपोर्ट आ गया। ठीक है, रिपोर्ट लिखने के लिए आ गया। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल विजिट करने के लिए गए, ठीक है, और हॉस्पिटल अपने एरिया के हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए गए, और वहाँ पे आपको 5-6 टॉपिक, मतलब प्रश्न बनाता है कि 5-6 टॉपिक आपको देगा, और उसके बारे में कमियों, ये आपने कमी देख लिया है, अब उसके बारे में आपको रिपोर्ट बना के सबमिट करना है। ठीक है, देना है। ठीक है, कलेक्टेड ऑफिस भेजिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें टॉपिक्स देता है। या फिर आप इसी में जो पूछता है पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए, जैसे वैल्यू ऑफ उसके बारे में आता है, गेम एंड स्पोर्ट आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश आ गया। ठीक है ना, इसी में सब आते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको पढ़ के लिखना है। अब देखो दिमाग लगाओ, कितने नंबर में आ रहे हैं? ये सब 4-4 नंबर में आ रहे हैं। तो 4-4 नंबर में आ रहे हैं, इसका मतलब लगभग हमारे पास 120 शब्द से प्लस में लिखना है। 2 लाइन 3 लाइन हम लिख देंगे ना तो उसका नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जब हम लिखे ना तो लगभग पेज भर दिखाई दे, ठीक, तब जाके नंबर उसके कलेक्ट होंगे और नंबर आपको मिलेंगे, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिल सकते हैं फिर इस केस में। ठीक है, मतलब कम रहेगा ना, अगर कम दिखाई दिया ना तो फिर टीचर 4-5 नंबर में से ना 3 नंबर 2 नंबर ऐसे करके नंबर रखते हैं, फिर नंबर कम होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि हमारे शब्द सीमा जरूर मेंटेन रहे थोड़ी सी ना, उतने शब्दों का हमारा मेंटेनेंस बना रहे। ये तो था तुम्हारे पास सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में कि 12 अंक का पूछा जाएगा। ये राइटिंग स्किल्स है, आपकी लिखने की कला है। ठीक है ना, राइटिंग स्किल्स मतलब लिखने की कला का नंबर आपको मिलेगा। अब ग्रामर पोर्शन से 10 नंबर। ग्रामर पोर्शन से आपके पास फिलअप करने के लिए 5 ठो आता है, फिल करने के लिए आता है, और 5 ठो आएंगे आपके पास डू एस डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से पढ़ें? आप फिलहाल अध्ययन से देखिए, और अध्ययन में कुछ पिछले क्वेश्चंस जो हैं ये फिर इसके खुद ही बने हुए हैं, अलग अलग वो बना के रखा है। ठीक है, अलग अलग पार्ट है कि डू एस डायरेक्ट का पार्ट कहाँ से है और फिलअप का कहाँ से, आप उससे फिलहाल देख लीजिए। कुछ मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब लगभग आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बात आती है सेक्शन डी में, ठीक ना, जो आपके पास 44 नंबर का पूछा जाएगा आपके टेक्स्ट बुक से मतलब आपकी किताबों से, जो आपके पास किताब है उन किताब का आएगा कितने नंबर का? 44 नंबर का आएगा, पूछेगा। ठीक ना, अब 44 नंबर में भी आसान है उठाना। ठीक ना, ये भी नहीं कि बहुत हाई फाई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहले में जो आपका पहली जो बुक है आपके पास, ठीक ना, उसके हॉर्नबिल नामक जो बुक है उसके प्रोज सेशन मतलब हुआ आपके पास जो कहानी टाइप में होता है, कहानी नाटक एकांकी नहीं होता है उसे, जैसे हिंदी में वैसे यहाँ प्रोज सेशन होता है, यहाँ पे भी वही सब रहते हैं। ठीक है, उससे 5 नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज आएगा। ठीक है, कुछ और ना आना है, पैसेज आना है, जिसमें 5 ठो ओबीजी रहेंगे। देखो ये ओबीजी की श्रेणी में आएगा, ये क्या हुआ? ओबीजी। और ये भी अब क्या आ गया? ओबी, ये भी तो है ही है ओबीजी, ये दोनों 10 नंबर के ओबीजी की श्रेणी में है। तो 10 वो हुआ और 10 ये हुआ, 10 कितने हो गए? 20। और 5 ठो आएगा तुम्हारे प्रोज सेशन से आएगा। हॉर्नबिल जो बुक है उससे प्रोज के 5 नंबर का कोई मतलब पैसेज आएगा, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। ठीक है, विकल्प में चयन करने वाला रहेगा।
फिर क्वेश्चन नंबर ये 8 में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक ठो ए बनेगा, एक ठो बी बनेगा। हॉर्नबिल के पोएट्री सेशन से, पोएट्री मतलब पोयम वाले से, एक ठो 3 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक। और वही सेम पैटर्न रहेगा, 4 लाइन की वो पोएम दे देता है और 3 ठो क्वेश्चन दे देगा, उसी में तुमको लिखना पड़ता है। फिर सप्लीमेंट्री जो रीडर है, जो स्नैपशॉट है आपका, स्नैपशॉट्स जो है उससे भी पैसेज आएगा, पैसेज ही रहेगा, और वो पैसेज रहेगा 4 अंक का, ठीक है। अब उसमें जितने भी चैप्टर हैं उसी से पूछा जाएगा, पर आप कोशिश करिए कि अध्ययन से, लगभग अध्ययन से, देखो पूरा का पूरा अध्ययन से तो नहीं आता है कि पैसेज आ गया तो पूरा पूरा क्वेश्चन रहे। अगर 5 क्वेश्चन है तो 3-4 मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर एक क्वेश्चन वो उसी से बना के डालता है, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा पूरा दे देगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा, है ना। लेकिन फिर भी आप जब पहले से पढ़े रहते हैं तो आपके कम से कम कुछ आंसर तो आपको कन्फर्म ही रहेंगे, 1-2 आंसर आप वहीं से ढूंढ के लिख लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये कंफर्म हुआ, यहाँ तक का पैसेज का सफर खत्म। 25 ये हुआ, 25 और 3 28 हुआ, ये ओबीजे और ये भी ओबीजे है, तो 28 और 4 कितना हो गया, 32 नंबर का ये ओबीजे कंप्लीट हुआ। क्योंकि अधिकतम लोगों को लगता है कि नहीं 5-10 नंबर का ओबीजे आता है, 10 नंबर का ओबीजे नहीं, 32 नंबर का इंट्रोडक्शन है। साफ साफ है कि 32 नंबर का हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, और यही 32 नंबर ही है। अब बात आती है प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर काउंटिंग करो तो थोड़ी से, 16 4 20, 20 6 26 और 26 और 3 3 6 26 और 6 कितना हो गया 32, मतलब 32 अंक का अब खेल चालू होगा आपके पास क्वेश्चन आंसर का। ये है, अब 32 नंबर आपको याद करना है। अच्छा 32 नंबर भी कलेक्ट करना बहुत आसान है, ठीक है, ये भी नहीं है कि मतलब बहुत हाई फाई है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप पहले ये सोचिए, ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से 5 ठो करना होगा और 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, एनी यहाँ पे 5 करने होंगे आपको, ठीक है, जिसमें आपके पास कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 10 नंबर आपको मिलेंगे। करना क्या है भाई साहब, यहाँ से लेकर के, ठीक ना, हॉर्नबिल का जो है टोटल कितने चैप्टर है हॉर्नबिल में, टोटल कितने चैप्टर बताइए, पता है, लगभग 7-8 मान लेते हैं, 7-8 ही रेंज के होंगे ऐसे कुछ, ठीक है, 7-8 होंगे, ठीक है। अब जब 7-8 होंगे तो अगर हम फिलहाल 7 से 8 क्वेश्चन ही हैं और 7 ही मान लो 7 चैप्टर हैं, सपोज दैट ये 7 या 8 कुछ भी है, शुरुआत के कम से कम, ठीक है, 6 से 7, वैसे 7-8 से ज़्यादा होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, पर फिलहाल हम मान लेते हैं कि 7-8 चैप्टर जो भी हैं। तो आप शुरुआत के प्रत्येक चैप्टर से आप कोशिश ये करो कि हम प्रत्येक चैप्टर से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन पढ़ डालें, मिनिमम 4-4 5-5 क्वेश्चन याद करें, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से याद करने का काम आपका स्टार्ट होगा, तो 4-4 5-5 क्वेश्चन अगर हम याद करते हैं तो इसका प्लस पॉइंट क्या बनेगा, देखना भी, अगर आपसे 2-2 नंबर का क्वेश्चन पता है, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी बन जाएगा लिखने के लिए। अच्छा अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको ये तो पता है कि हम पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, मतलब पहले चैप्टर से जो भी आप पढ़े रहो वो आपको याद रहे कि हमने ये पढ़ के रखा है। अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपके पास जो पहले ही क्वेश्चन आया, तो क्रम से रहेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन फिट रहता है, ठीक ना, मतलब आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करता, वो आप बने रहते हैं, आप नहीं समझते हैं इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल पेपर में ऐसा प्रश्न रखना है ना, चैप्टर बाई, ठीक ना, एक चैप्टर का रखता है वो, ठीक है। अब मान लो जैसे तुमको पता चला कि क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आया यार कि हम पहले चैप्टर से क्वेश्चन तो याद किए हैं 5 ठो, लेकिन जो हम पढ़ के आए हैं वो तो आया नहीं, लेकिन ये पार्ट पहले ही का क्वेश्चन है, तो जो आप पढ़े रहोगे ना वही आंसर लिखना, ठीक ना, समझ रहे हो, जो आप पढ़ के रखोगे वही आंसर आप 1-2 का, लेकिन लिखते समय ध्यान होना चाहिए कि हम शब्द को मेंटेन रखें, लगभग 30 शब्द में हमारे आंसर्स आ जाएं, ठीक है। ये उस केस की बात है जब आप पढ़े रहते हैं लेकिन आपको लगा कि ये उसी चैप्टर का है, लेकिन हम इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो नहीं पढ़ के पाए हैं, ठीक है, लेकिन हम जो भी पढ़े हैं तो उन्हीं में से मिला के, मतलब कि दोनों क्वेश्चन उटपटांग नहीं मिला ना कि जहाँ का पहले का मिला दे, है ना, पहले का पूरा लिखो फिर दूसरे का पूरा लिख दो, ठीक है, सब सीमा मेंटेन करने के लिए। यदि पहले का ही पूरा सब सीमा मेंटेन हो रहा है तो आप उसी को लिखो, ठीक है, कॉपी में लिखा रहेगा तो नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा दूसरे चैप्टर का नहीं लिखना है ना, ये भी नहीं, क्योंकि टीचर्स इतना समझते हैं ऐसा भी नहीं है, मतलब वो नंबर देंगे तो किस हिसाब से नंबर देंगे कि चलिए आप उस चैप्टर का ही तो लिखे हैं कम से कम, ठीक ना, ये नहीं कि क्वेश्चन पहले पार्ट का है तुम 10वें पार्ट का आंसर लिख रहे हो, ठीक ना, उस केस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये जरूर करना है। अच्छा ऐसे ही करोगे आप तो 10 नंबर का मतलब कि 10 नंबर में ये कंप्लीट हुआ, उसके पश्चात 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोज का था, पोएट्री सेशन का मतलब ये होता है कि कविता वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब वो जो पोयम का आएगा, पोयम में से कोई 4 क्वेश्चन रहेंगे, मेरे हिसाब से 5 से 6 पोयम ही है शायद, ऐसे कुछ है, 5 से 6 पोयम है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पोएट्री सेशन से आप वही 4-5 पार्ट का आप कंप्लीट करिए, 2-2 3-3 क्वेश्चन टारगेट करिए, 3-3 4-4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 6 नंबर का आएगा तो कम से कम 4 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 2-2 अंक के रहते हैं। इस केस में जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट क्या हो जाएगा कि सेम पोजीशन, मान लो पहले चैप्टर का आ गया, ठीक ना, पहले चैप्टर में फोटोग्राफ वाला है। अब मान लो फोटोग्राफ का कोई क्वेश्चन जनरेट किया वो, लेकिन आपको लगा कि यार हम तो पढ़े नहीं है, लेकिन हम जो पढ़े वो दूसरा कुछ था, ठीक ना, तो आप लिख तो सकते हो ना उसी चैप्टर का। अगर आप उसी चैप्टर का लिखोगे तो आपको नंबर मिलना तय है, बिल्कुल मिलेगा आपको नंबर, ठीक है। 2 नंबर ना सही तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, स्वाभाविक बात है, ठीक है। वैसे चेक करते हैं जब टीचर ना, तो आपकी भावनाओं को समझ के फिर वो पूरा देते हैं, ठीक ना, क्योंकि आप लिखे तो हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारे, और वैसे मैं बताऊं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स बनते हैं ना, लगभग सब 19-20 वही बनते हैं, ठीक ना, घूम फिर के, ठीक ना, मेन पॉइंट का ही पूछता है। तो घूम फिर के देखना, अध्ययन और बोध के अगर तुम क्वेश्चन आंसर को कभी फिल्टराइज करना ना, देखना कि उसमें क्या किस प्रकार से लिखा और इसमें किस प्रकार से लिखा है, तो भिन्नता समझ में आती है, ठीक है। तो देख सकते हो थोड़ी सी फिर तुम, ठीक। तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। स्नैपशॉट जो आपका बनता है सप्लीमेंट्री रीडर, उसी को कहते हैं, उसमें से भी सेम पोजीशन है। 2-2 नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडर का सेम शॉर्ट टाइप में, देखो खुद बताया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप में लिखना है मतलब लगभग 30 शब्द में लिखना है, ठीक ना, 30 से 35 शब्द में, मतलब 30 शब्द तक आप लिखिए। अब यहाँ पे सेम चीज, जो 3 पार्ट ऊपर था, मतलब 3 चीजें थी, वही 3 चीज नीचे भी हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। देखो 3-3 नंबर का 2 रहेगा, हॉर्नबिल वाले पार्ट से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 13 का ए और बी बना देता है, अथवा करके देता है, अथवा करके देगा, बड़े क्वेश्चंस रहता है। तो यहाँ पे मान लो हॉर्नबिल में आपने पहले ही पढ़ रखा है हॉर्नबिल का, भाई 2-2 नंबर के लिए आपने तैयारी किया ना, तो आपका मतलब 3-3 का भी कंप्लीट हुआ होगा। तो इसका मतलब जो तो आप 2-2 नंबर के लिए तैयार किए हैं, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चंस पूछा, सपोज दैट अब कोई क्वेश्चंस जब पूछ रहा है, अब मान लीजिए सेम पोजीशन बन रही है कि यार हम इस मान लो पहले चैप्टर का आपसे कुछ 2-2 नंबर वाले रटे हुए हैं, ठीक है, और कुछ बड़ा रटा है, लेकिन आपको लगा यार हम तो ये पढ़े नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो पहले चैप्टर का, तो जो 2-2 नंबर के तुम 2-3 तो पढ़े हो ना, उसको सब मिला के मेंटेन करके लिखो, तो कम से कम 75 शब्द में लिखो उसको, ठीक है, तो नंबर आपको कलेक्ट हो जाएंगे, मिलेंगे। सेम पोजीशन हॉर्नबिल में है, देखो 3 नंबर का यहाँ भी पूछ रहा है। लॉन्ग आंसर जो आप शॉर्ट आंसर जो पढ़े हो, ठीक ना, वही पोएट्री सेशन से जैसे सेंट्रल आइडिया वगैरह तो पूछ लेता है, बीच का भावार्थ वगैरह पूछता है सेंट्रल आइडिया का मतलब। तो जब आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक ना, पहले से आपने 3-4 चैप्टर पोएम का पढ़ रखा है, पोएट्री सेशन यानी पोएम का, वही चीज़ यहाँ से 3 नंबर का एक लॉन्ग पूछ रहा है, तो वही चीज़ एडजस्ट करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर से भी सेम चीज़ है, 3 नंबर का यहाँ पे आप तैयार किए ना, आप उसी को यहाँ पे लिखिए। वैसे पढ़े हुए लगभग जो आप पढ़ेंगे, जो मैं टिक कर दूंगा वो आपके क्वेश्चंस आएंगे, पर फिर भी 1-2 क्वेश्चन में अगर ऐसा होता तो 1-2 क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास पूरा का पूरा A to Z पैटर्न, ठीक ना, कि वो पेपर में आपसे किस हिसाब से पूछेगा। अब इसी को तुमको तैयार करना है, और क्योंकि तुम्हारे पास अब समय नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना का टाइम बचा है, जितना भी मेहनत कर लोगे सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, नंबर कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बैक्स आउट लगता है, ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि हम अच्छे से बिल्कुल कंफर्म पढ़ डालें, ठीक है, किसी भी हालत में हम छोड़ें ही नहीं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने का सोचो कि हम पहले ये टारगेट करो कि हम पहले अंक कहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। 2-2 नंबर के पता है छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर से आप उठा लेंगे अगर ना, तो बड़े क्वेश्चंस के आंसर आप ऑटोमेटिक लिख पाएंगे, उसी को एडजस्ट करके लिख देना है आप, ठीक है। लेकिन कहाँ से आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, ये पूरा का पूरा A to Z पहले से रहता है, और इतना आपको पूरा कंप्लीट ही करना है। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी, लेकिन अगर आप कंप्लीट कर डालें, सिलेबस को समझ गए हो ना, तो 100% ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर अब नहीं आपके पास अध्ययन बोध वगैरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अध्ययन दिग्दर्शिका वगैरह ले लीजिए, ठीक, और उसी से थोड़ी सी आप मेहनत कर डालिए, क्योंकि तिमाही छमाही में जो भी किए, लेकिन अब एनुअल के लिए थोड़ी सी आपको सजग रहना है, क्योंकि कॉपियाँ ब्लॉक स्तर पर चेक होती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो क्या